पाकिस्तान को इस वक्त क्या चाहिए? हौसला, हिम्मत, नेवर से डाई स्पिरिट से अब ये मुकाबला आगे लेके जाना है। और हमें पता है कि साउथ अफ्रीका पे जब प्रेशर पड़ता है तो ये अजीबो गरीब किस्म की क्रिकेट भी खेल सकते हैं। सो कहीं ना कहीं से 150 तक पहुंचना है लीड के हिसाब से। कहीं 150 रन की लीड मिल जाती है और मैं मिनिमम लीड की बात कर रहा हूं, तो ये साउथ अफ्रीका फंस सकती है। ठीक है, कंडीशंस वैसी नहीं है जैसे कि पहले दिन थी, मगर फिर भी एक तरह से टारगेट का जो प्रेशर होता है वो कई टीमों को ले बैठता है, और खासतौर पे साउथ अफ्रीका को, जो कि प्रेशर में आ सकते हैं। और पाकिस्तान के पास बॉलिंग भी है, प्रोवाइडेड कि आप अपने सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करें। मुझे हैरानी हुई कि स्पिनर का कहीं नामो निशान भी नहीं था जब आखिरी की 2 विकेटें जो है वो 100 रन से ज्यादा स्कोर कर गई साउथ अफ्रीका के लिए, और मैच जो है वो पाकिस्तान की गिरफ्त से निकाल के अपने कहीं वो खींच के ले गई। ना ही जो सीनियर प्लेयर्स थे, ना ही शान मसूद, किसी ने जो है इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि पेस ऑफ द बॉल से आपको फायदा हो सकता है। और ये पिच पे अब गेंद स्पिन भी हो रहा है, थोड़ा सा रुक भी रहा है और ग्रिप भी कर रहा है। सो आगे चल के रोल जरूर होगा स्पिनर्स का, और मैं सिर्फ उम्मीद यही करता हूं कि कहीं अगर पाकिस्तान 150 रन की लीड ले जाता है तो फिर स्पिनर का भी रोल जो है उसी तरह से आपको रखना पड़ेगा, और उनको एज अ पोटेंट फोर्स, एज अ फोर्स जो कि आपको विकेट दिला सके, उसके तहत, उस माइंडसेट के तहत उनको खिलाना और इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो कप्तानी के हिसाब से शान मसूद जो है वो खास तौर पे जब आखिरी की 2 विकेटें चल रही थी वहां पे बिलो पार उनकी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा स्पिन को नहीं आजमाया, फिर फील्ड खोल दी बॉश के लिए। हालांकि दोनों तरफ से अटैक करना चाहिए था, बॉश पे भी अटैक रखते क्योंकि थोड़ा बहुत गेंद हिल ही रहा था और वो पूरा चांस ले रहे थे लंबी लंबी ड्राइव्स खेल के। मगर टेम्परामेंटली बहुत ही स्ट्रांग दिखे हैं बॉश। पहले विकेट ली, फिर बैटिंग में लाजवाब उन्होंने इनिंग्स खेली, टेल के साथ खेले और खुल के खेले, और उनके मजे की एक सिचुएशन भी बन गई थी जहां पे प्रेशर नहीं था। पाकिस्तान ने प्रेशर डाला भी नहीं, तो वो जो एक फेज था वो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा नहीं था। बैटिंग में वही बात है कि अब चलना है, और किसको चलना है? वो बाबर आजम को चलना है। देखिए उनको थोड़ा सा स्टार्ट मिल गया, सर्कमस्पेक्ट है अभी तक, एंड अंडरस्टैंडेबली सो, इसलिए कि ऑफ लेट टेस्ट क्रिकेट में रन्स नहीं किए, और ये पिच ऐसी है कि एक आधा गेंद जरूर कुछ ना कुछ करता है, या बाउंस करता है या साइडवेज मूवमेंट मिल जाती है, तो इसलिए भी केयरफुल है। और अगर ये पाकिस्तान को 150 तक लीड लेनी है तो उसमें बाबर आजम का एक क्रिटिकल रोल होगा। और आपको इस चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि मैं अभी आउट हुआ, अभी आउट हुआ, क्योंकि आपको जो सामने नजर आ रहा है उसको खेलना है, जैसे कि माकरम खेले, जैसे कि बॉश खेले, नडर बेखौफी से खेले और अपनी टेक्निक को पे फॉल बैक किया। इससे पहले 2 एक अल्फाज पाकिस्तान के और बॉलर्स पे, नसीम शाह का बिफोर लंच एक थोड़ा सा फ्लैट सेशन था, लंच के बाद शायद उनको कुछ कहा हो, उनकी स्पीड भी बढ़ गई, उन्होंने अच्छी बॉलिंग भी की, विकेटें भी ली। मगर टेस्ट क्रिकेट में इस तरह के फेजेस से नहीं जा सकते, आपको एक लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। और मुझे नहीं पता कि फिटनेस इश्यूज थे या क्या था, मगर जो आफ्टर लंच उनका स्पेल था वो इम्प्रेसिव था। इसी तरह से अब्बास को बहुत लंबी स्पेल करवा दी उन्होंने, शान मसूद ने। देखिए 8-10 ओवर ऑन द गो जो है वो, कोई चाहे मीडियम पेसर हो या ना हो, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और फिर जब पार्टनरशिप लग रही है तो असूली तौर पे तो आपको चेंजेस करनी है बॉलिंग में। बहुत लंबा उनको भी रन दे दिया। पैचेस में जो है वो खुरम शहजाद अच्छे दिखे और उनको बहुत लेट इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो शान मसूद 2-3 जगह पे कप्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से आज गलतियां की उन्होंने, क्योंकि अगर पहले दिन में खुरम शहजाद आपके बेस्ट बॉलर थे तो उनको 1.5 घंटे के बाद लाना जो था, मेरे ख्याल से वो क्रिटिकल एक एरर था। पहले आते, अगर वो जब नया बॉल भी था, जब बल्लेबाज सेट भी नहीं थे, एक तरह से फ्रेश पिच भी थी, तो रिएक्शन उनकी बॉलिंग से और तरह का मिलना था। स्पिन का भी इस्तेमाल नहीं किया, वो भी मुझे समझ नहीं आती है कि स्पिनर्स को क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। यानी कि 60-70 ओवर में ख्याल ही नहीं आया कि कुछ स्पिनर का या सलमान अली आगा का रोल हो सकता है। वो तो वैसे भी वाइस कैप्टन है, वो तो खुद बॉल छीन सकते थे, क्योंकि वनडे में लाजवाब बॉलिंग किया उन्होंने। तो ये 2 एक जगह के ऊपर सरप्राइज मुझे दिखी। अब फाइट बैक शुरू है और फाइट बैक करनी है। देखिए जो एक एक फाइटिंग मेंटालिटी होती है ना, कई बल्लेबाजों में इनबिल्ट होती है। मुझे याद है बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कराची में 190 रन की इनिंग्स खेल दी थी, और 2 ढाई दिन बैटिंग करके पाकिस्तान ने वो मैच ड्रॉ कर लिया था। इसी इसी स्पिरिट से खेलना पड़ेगा।
डिफरेंट कंडीशंस हैं, जॉनसन का बॉल ऑकवर्ड तरह से उठेगा, वो डिफिकल्ट प्रोपोजिशन होंगे, मगर आप इस तरह से खेलें जैसे कि ये लाइफ और डेथ का मामला है। और अगर पाकिस्तान किसी ना किसी तरह से कि 150 के टारगेट तक पहुंच जाता है तो ये इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच बन जाएगा। और इसमें जो सेंट्रल रोल है वो बाबर आजम, साउथ शकील, रिजवान ने अदा करना है। साउथ शकील को थोड़ा से ठंडे मिजाज से खेलना है, मेरे ख्याल से इस तरह की बैटिंग करने से वो चांस भी देंगे, चले रन भी मिलेंगे, मगर कहीं ना कहीं पॉज लेना पड़ेगा अगर उनका अटैकिंग माइंडसेट भी है। क्योंकि अगर आपने 20-25 रन कर लिए हैं तो उसके बाद पॉज दे के भी आप अगले 20 रन कर सकेंगे, क्योंकि उसके बाद आउट हो जाना वो जो है एक अच्छा फेल नहीं होगा। इसी तरह से बाबर आजम एक सेडेट स्टार्ट है, केयरफुल स्टार्ट है, और वो बिल्ड अप करना चाह रहे हैं एक लंबी नॉक की तरफ। तो अब अगला उनको गेयर लगाना है, क्योंकि कई उन्होंने शॉट्स जो है वो खेले नहीं है इसी वजह से कि शायद आज का दिन वो गुजारना चाह रहे हो और विकेट पे ठहर के वो समझते हैं कि वो डिफेंसिव प्ले के थ्रू जो है वो हावी हो सकते हैं। इसी तरह से रिजवान, हमें पता है कि गो गेटर है, और अगर रिजवान के 40-50 रन मिल जाते हैं तो फिर ये मामला कहीं से कहीं और हाथ से निकल सकता है, क्योंकि टेल ने पहली इनिंग्स में भी पाकिस्तान की अच्छी बैटिंग की थी, और इसमें साउथ अफ्रीकन टेल को देखते हुए मैं समझता हूं कि ये खासी हिम्मत के साथ खेलेंगे और खेलना भी चाहिए। 150 अगर प्लस रन हो गए तो साउथ अफ्रीका, जैसे हमें पता है कि कई दफा ये इन पे प्रेशर जब पड़े तो अजीबो गरीब से क्रिकेट खेलते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। सो इस मुकाबले में पाकिस्तान अभी भी है, प्रोवाइडेड कि ये नेवर से डाई स्पिरिट से खेले, अकलमंदी के साथ पार्टनरशिप्स लगाए, और फिर देखें कि साउथ अफ्रीका किस तरह से 150 रन का टारगेट अचीव करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं 150 रन हो गए तो ये मुकाबला पाकिस्तान 60-40 हक में हो जाएगा।